नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा के करनाल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत संकल्प एवं सामाजिक समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर समारोह में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा करने से न सिर्फ इंसान के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है, बल्कि नशा करने वाले व्यक्ति का पूरा परिवार इस वजह से प्रभावित होता है। मुख्यमंत्री से जब विधानसभा में पार्टी सुविधाएं के बारे में सवाल पूछा गया, जिसमें शराब बेचने और खरीदने की न्यूनतम आयु को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया, तो मुख्यमंत्री इस सवाल के जवाब को गोलमोल घुमाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि समाज में दोनों तरह के लोग एक साथ रहते हैं। सीएम ने कहा कि इससे पहले भी कम उम्र के लोग चोरी छिपे शराब खरीदते और बेचते हैं। इसी के साथ करनाल में मिले ओमिक्रॉन के पहले मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जब उनसे 134 के तहत दाखिले में आ रही समस्या को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आगामी 26 दिसंबर को इसे लेकर एक बैठक होगी, जिसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। मित्रों, देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, इनके लिए शुभकामना करता हूं कि इन्होंने एक मुहिम चलाई है। हालांकि ये मुहिम इनके साथ एक व्यक्तिगत रूप से बहुत जो इनकी हानि हुई, इनके बेटे जो शराब के नशे के कारण से ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसी में से इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे समाज में एक जागरण पैदा करना है कि नशे से दूर कैसे रखा जाए, खास करके नई पीढ़ी को। तो नशा मुक्ति आंदोलन इन्होंने कार्यक्रम चलाया है, उसके अंतर्गत आज करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और वास्तव में ही ये नशे का जो एक चल पड़ा है एक प्रकार से प्रचलन, और ये मैं देख रहा हूं कि पिछले वर्षों में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इसका तथ्य सामने आ रहे हैं, जो उसमें से हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। इसमें कम होने का नाम अभी नहीं ले रहा है। कई प्रकार के लोग नशे करते हैं, शराब से करते हैं, गांजे से करते हैं, अफीम से करते हैं, कुछ दवाइयाँ भी लोग अत्यधिक मात्रा में खाने लग गए हैं। तो उसका प्रभाव पहले तो हमारे यहाँ बॉर्डर एरिया में ही थोड़ा ज़्यादा था, अब कुछ और जिलों में भी इसकी जो बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो हमने भी ये तय किया है कि इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में या संस्थाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में, सब जगह, और नशा मुक्ति का एक अभियान चलाया जाएगा। ताकि सर, आप यहाँ पर प्रोग्राम चला रहे हैं नशा मुक्त अभियान। कल विधानसभा में एक बिल पास होता है, 25 साल से 21 साल उम्र कर दी है शराब बेचने वालों की और खरीदने वालों की। ये दोहरा मापदंड नहीं है आपका? देखिए, ये सारे देश के अंदर एक मुहिम चली है इस प्रकार की, क्योंकि ध्यान में ये आया है कि चाहे उसका वैधानिक तौर पर कुछ भी था, लेकिन ध्यान में ये आता है कि उससे नीचे भी सब लोग अपने हिसाब से चोरी करके या एक दूसरे का आड़ लेकर के सब काम करते थे। इसलिए उस विषय को ठीक करने के लिए अब ये चलाया है। लेकिन ये दोनों चीज़ें, मैंने जैसे पहले बताया कि एक द्वंद्व चलता है। ये द्वंद्व समाज के विभिन्न वर्गों में चलता है। एक तरफ नशे को बढ़ाने वाले लोग होते हैं, एक तरफ नशे में कम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो एक अपराध होते हैं, उन अपराध की श्रेणी में आने वाले लोग मासूम भी कई बार फंसते हैं। अब उन दुकानों के ऊपर 21 साल से नीचे लोग काम भी करते हैं, क्योंकि राइट टू जॉब एक प्रकार सा वो 21 साल के 18 साल के लोगों को भी मिल जाता है। वो लोग काम करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कंपनियों में वैसे लोग लगे हुए हैं। उस कानून के कारण से 25 साल का कोई भी इससे नीचे का व्यक्ति कोई अपना काम नहीं कर सकता था, कोई व्यवसाय नहीं कर सकता था और कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था। पीने वालों के ऊपर भी रोक लगती नहीं थी। 25 साल के नाते से वो 21 साल वाले भी अपने हिसाब से पीते करते थे। और बाकी स्टेट्स ने, लगभग 16 स्टेट्स ने पहले से इसमें संशोधन कर लिया था, इसलिए उस संशोधन को हमने किया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नशे को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम नशे को कम करना चाहते हैं कि नशा और एक सीमित मात्रा में चीज़ें समाज में प्रचलित होती हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। एक सीमा से अधिक जब चीज़ें चलती हैं, उससे का नुकसान ज़्यादा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के सेक्टर 9 में बनाए गए वाल्मीकि भवन का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय संत उमेश नाथ महाराज जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से भवन के प्रथम तल का उद्घाटन कर इसे समाज के लोगों को सौंपा। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि भवन निर्माण के लिए तीसरी किश्त के रूप में 21 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसी के साथ उन्होंने वाल्मीकि भवन के द्वितीय तल पर बनाए जा रहे डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास के लिए अपनी 1 महीने का वेतन देने की बात भी कही। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने तो मंच पर उपस्थित मंत्रियों, विधायकों और स्वामी उमेश नाथ महाराज से भी वाल्मीकि भवन निर्माण के लिए सहायता देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के कहने पर विधायकों और मंत्रियों समेत पंडाल में उपस्थित कई सक्षम लोगों ने एक सुर में छात्रावास निर्माण के लिए 1 महीने का वेतन देने का वायदा किया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व में मंत्री रहे कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस कार्य के लिए बधाई दी।
कि केवल सरकारी योगदान से काम नहीं चलता। हमारे जो काम करने वाले, कमाई करने वाले जितने लोग हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे उद्योगपति हैं या और कोई अपना व्यापार दुकान करते हैं, वो भी अपनी 1 महीने की आय इस सामाजिक काम के लिए योगदान करेंगे। करेंगे ना? करेंगे तो आज भी करेंगे। और कौन है? जैसे ही मैनेजर करेंगे, आप भी करेंगे। तो हमारे हेल्थ कल्याण जी चाहे 1 महीने की वो भी करेंगे। फिर हाँ, रामपाल जी, जब्बर जी, भाई सर मेरे जो 21 लाख है उसमें 1 महीने की मेरी अपनी सैलरी कोई बात नहीं। संत जी ने, पूज्य संत उमेश नाथ जी ने कहा है कि मेरी ओर से भी जो योगदान करना है वो करें, लेकिन संतों के योगदान का खुलासा नहीं किया जाता। एक गुप्तदान के रूप में ये भी उसमें योगदान करेंगे, ऐसा मैंने मान लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद स्थित स्वर्गवासी श्याम सुंदर बंसल के निवास स्थान पर जाकर उनके असामयिक निधन पर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बधाया। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके परिवार के साथ न्याय होगा। इसके लिए सरकार और प्रशासन इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। इस मौके पर हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्य, उपायुक्त नरेश नरवाल, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया और जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा, जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष महावीर कंप्यूटर सचिव राजकुमार गोयल, सुरेश जिंदल, कृष्ण कुमार व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सरकार के 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों पर वैक्सीन लगवाए बिना लोगों पर प्रतिबंध के फैसले के बाद रतिया में वैक्सीन लगाने वालों में तेजी आई है। रतिया के सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। रतिया एसडीएम भारत भूषण कौशिक ने लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने कल एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये ऐतिहासिक निर्णय इस बाबत है कि यदि किसी ने दोनों डोजेज नहीं लगवाई हैं तो उनको न तो सरकारी कार्यालय में, मॉल्स में, पब्लिक प्लेसेस पे कहीं भी जाने नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे जो मुख्य कारण वो यही है कि ओमिक्रॉन है तो वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसको रोकने के लिए हम सभी सतर्क हैं। मेरा रतिया वासियों से यही निवेदन है कि सबसे पहले तो अपनी फर्स्ट डोज लगवाइए जितने भी हमारे जो सिटीजन्स रहते हैं, क्योंकि अब हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है लोकल लेवल पर और ग्रामीण लेवल पर भी, तो वो घर घर जाकर सभी को टीकाकरण का अभियान जारी रखे हुए है। और सेकंड डोज वालों से भी मेरा निवेदन यही है कि सेकंड डोज वालों की जो भी डेट आती है तो कृपया करके लगाएं, क्योंकि जो ओमिक्रॉन नामक वायरस है इसका कोरोना वायरस के मुकाबले बड़ा जल्दी ही मतलब इसका डैमेजिंग इफेक्ट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सभी नागरिक इस जो सरकार का उद्देश्य है इसको समझे और मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जो भी कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है उसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर जाएं। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। यह महिला बीती 13 दिसंबर को इंडिया आई थी और जांच के बाद 14 दिसंबर को वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद उक्त महिला के सैंपल भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि यह महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव है। जांच के बाद इसके घर के 2 अन्य महिलाओं को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इनके सैंपल भी अब भेजे गए हैं और फिलहाल इन सभी को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है ताकि यह वायरस फैल ना सके। और इसके संपर्क में आने वाले 8 लोगों के सैंपल भी भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। सीएमओ ने कहा कि आगामी 1 जनवरी से जिन लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है वे सार्वजनिक जगहों के अलावा अपनी जॉब पर भी नहीं जा पाएंगे। ऐसे लोगों को ट्रेस करके उनके चालान किए जाएंगे। ये पेशेंट हमारे कनाडा से आया था 13 तारीख को। 13 तारीख को एयरपोर्ट पे उतरे थे। उस समय उनका जो एट रिस्क कंट्री से नहीं है, क्योंकि कनाडा 2% लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है और ये फरीदाबाद आ गई थी। 14 तारीख को इसकी रिपोर्ट पता पड़ी तो वो कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बाद हमने उनकी WGS की रिपोर्ट के लिए भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता पड़ा कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। तो उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है। उनके संपर्क में आए उनकी मदर है जिनको कि वो भी कोविड पॉजिटिव है और एक आंटी है वो भी कोविड पॉजिटिव है। उनका भी WGS का सैंपल भेज दिया गया है और उनकी रिपोर्टों का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन तीनों को हमने आइसोलेटेड
हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ है, जिससे कि ये वहीं पे कंटेन हो सके और लोगों को ना फैले। इसके अलावा 8 जो इनके कॉन्टैक्ट थे सभी नेगेटिव आए हैं। इनका ड्राइवर और जो घर पे काम करने वाली उनके 3 जने, उनका भी सैंपल हमने भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आज आ जानी चाहिए। उसके बाद हमें पता पड़ेगा यदि कोई इनका कॉन्टैक्ट वाला संक्रमित है या नहीं। इसके अलावा जिस डॉक्टर से वो इलाज ले रही थी उन डॉक्टर से हमने बात करी, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन दी थी, इसलिए हमने उनके सैंपल नहीं लिए क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। किसान आंदोलन फतेह करने के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने किसानों द्वारा रखे गए गुरु ग्रंथ साहिब के भोग पर शिरकत की और इस दौरान भारी संख्या में किसानों ने जोरदार स्वागत किया। जानकारी देते हुए इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि 3 कृषि कानून को वापस लिया गया है, लेकिन एमएसपी पर अभी भी कानून पेंडिंग रखा गया है, जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी पर कोई फैसला नहीं होता तब तक विरोध ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। इस दौरान अगर सरकार द्वारा कोई आनाकानी एमएसपी के दौरान की गई तो किसान दोबारा आंदोलन भी कर सकते हैं। 3 कानून वापस लिए हैं। जो एमएसपी की बात थी उस पर अभी पेंडिंग है, उस पर कमेटी बनाने की वो बात कर रहे थे, वो भी अभी तक तो कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते उसकी समीक्षा हम हर महीने करते रहेंगे। और अभी आंदोलन हमने स्थगित किया है, अभी बंद नहीं किया, क्योंकि जब तक एमएसपी की बात नहीं मानी जाएगी तब तक के लिए स्थगित है। और अगर कोई आनाकानी की तो दोबारा से आंदोलन शुरू होगा। चीका में आज लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे होकर बहुत अच्छा स्वागत किया है, सबका धन्यवाद है। और हम भी जो है वो लोगों का धन्यवाद करने के लिए इनके बीच में आए थे, क्योंकि इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। जो लगातार 1 साल से लंगर चला रहे हैं, धरने चला रहे हैं, 2 डिग्री टेम्परेचर पे 45 डिग्री टेम्परेचर पे माताएँ बहनें बुज़ुर्ग बच्चे सभी इस आंदोलन में जो इतना सहयोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज आंदोलन जीते हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए उनके बीच में आए थे। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड नई बाईपास पर गुरनाम सिंह चरूनी ने किसान नेता सर छोटू राम चौक का शिलान्यास किया। चौक में प्रतिमा के शिलान्यास के बाद चरूनी ने किसान नेता को पुष्पांजलि अर्पित की और दूसरी तरफ बने चौक पर किसानों ने हल रखकर पूजा की। आपको बता दें कि 24 नवंबर 1881 को जन्मे सर छोटू राम को किसानों का मसीहा कहा जाता है और स्वतंत्रता से पहले के समय में किसानों को मजबूत बनाने के लिए किसान हितैषी कानून लागू कराने में मददगार रहे थे। किसानों के देवता के रूप में काम किया है। एक तरफ सर किसानों की जीत हुई है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की जो जीत हुई है उसका श्रेय उन 750 किसानों को जाता है जो धरनों पे बैठे शहीद हो गए, कुर्बानियाँ दे दी। और उन किसानों के सिर जाता है जिन्होंने 12.5 महीने सड़कों पे 2 डिग्री टेम्परेचर पे 45 डिग्री टेम्परेचर पे जिन्होंने गुजारे। सर अर्जुन चौटाला कह रहे हैं कि भी गुरनाम सिंह चरूनी ने चुनाव लड़के देख लेंगे, भी क्या रहेगा? अरे भाई, अर्जुन चौटाला इनका क्या बोले, तो राजनेता है, अच्छा है बोलने दो भाई। पिहोवा वाटर लेवल नीचे की तरफ जा रहा है और इसी के चलते जिम्मेदार भी अब इसके बारे में सोचने लगे हैं कि वाटर लेवल को कैसे नीचे जाने से रोका जाए और वे अपनी फसलों में फेरबदल कर रहे हैं। ऐसी सोच वाले किसान से बात करने पर उन्होंने बताया कि आलू की फसल पर ध्यान देना, जैसे गन्ने की फसल पर ध्यान देना, सरसों की फसल पर ध्यान देना, इसके अलावा और भी फसलें हैं जिनमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने वाटर लेवल के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में और हमारे बच्चों का आने वाले समय में पानी की कोई कमी ना रहे, इसके बारे में सोचना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार भी चाहती है कि एक ही फसल पर डिपेंड ना रहे, हर फसल पर ध्यान दें। मेरे पास लगभग मैं 40 एकड़ की खेती करता हूँ जी। लगभग 20 साल से मैं खेती में लगा हुआ हूँ, अपने बाप दादा की विरासत से उसी हिसाब से लगा हुआ हूँ जी। लेकिन इस बार हमने सोचा भी कुछ इस बार बदलाव किया जाए, क्योंकि हमारा जो पानी है भूमि के ज्यादा नीचे जा रहा है, घटता रहा है, जो नीचे घटता जा रहा है। इस कारण हमने इस बार सोचा भी इस बार फसल का चक्र भी बदलाया जाए। इस बार हमने 10 किले 40 एकड़ में से 10 किले तो आलू के लगाए हैं जी, आलू के लगाए, और इस बार हमने 5 किले सरसों भी लगाया है जी, उसके साथ साथ गन्ना भी है जी। इस करके हमने सोचा है भी इसमें 40 एकड़ में 20 किले को बदल दिया जाए जी, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां नस्लें हमारी वो भी पानी का लाभ ले सके जी जी, क्योंकि इस कारण से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, इसलिए हमने चक्कर भी बदला। और मार्केट में आलू का, गन्ने का, सरसों का भाव भी आज के टाइम में बहुत अच्छा मिल रहा है जी। आने वाले समय में भी लग रहा है अभी ये अच्छा ही रहेगा जी, क्योंकि जो कणक है या गेहूं जिसे बोलते हैं हम पंजाबी अपना, उससे हटके हमने ये काम किया है। इससे इस बार हमें लग रहा है अभी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी चीजों के रेट भी अच्छे हैं।
छोटे साहिबजादों के शहीदी सप्ताह के उपलक्ष्य में सफीदों के संत पानीपत सड़क पर स्थित खानस चौक गुरुद्वारा के बाहर धर्मगढ़ बोहली के तत्वाधान में लंगर लगाया गया, जिसमें चाय ब्रेड पकौड़ा राहगीरों को बांटा गया। इस दौर सिख युवाओं को जोश देखते हुए बन रहा था। गुरुद्वारा का नेतृत्व कर रहे बुजुर्ग बाबा जी ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि अपनी शहादत दी थी और इसी शहादत पर ये लंगर लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग की ओर से अवैध कॉलोनियां काट रहे कॉलोनाइजर पर पूरी सख्ती बरती जा रही है, जिसके तहत यमुनानगर की जोड़ियों स्थित एक कॉलोनी पर डीटीपी देशराज 25 की निगरानी में सख्ती करवाई गई और वहीं पर कॉलोनाइजर द्वारा लोगों से बनवाई गई अवैध कॉलोनी पर चार दीवारी को गिराया गया, जिसको लेकर लोग कॉलोनाइजर को मौके पर बुलाते रहे, लेकिन उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। जोड़ियों का रकबा है जी सर, और इसमें अशोक कुमार सुनौश्री रणजीत सिंह की ज़मीन है और उस पर वीरेंद्र कुमार गुप्ता प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनी काट रहा है, जो कि हमारे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा शहरी विकास अधिनियम 1975 की धाराओं का उल्लंघन कर रहा है। और इसके तहत इन्हें पहले काटने से पहले लाइसेंस लेना होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे, वो नहीं लिया है और इसको पहले भी हमने तोड़ा है और इसको जनवरी 2020 में भी नोटिस जारी किए हैं और इनका हमने FIR भी भेज दिया और जो कि पर्चा इनका दाखिल हो चुका है। उसके बावजूद भी ये कॉलोनी काटने से बाज नहीं आ रहे हैं और रेगुलर कॉलोनी को काटा जा रहा है और जिससे प्रशासन सख्ती से ले रहा है और इसको आगे भी सख्ती से लिया जाएगा। कैथल के गांव माजरी में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गंदे पानी की निकासी न होने से गरीब परिवार के लोगों में काफी रोष देखने को मिला। काफी लंबे समय से ग्रामीण उक्त समस्या से निजात पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। इस बाबत जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा घर के सामने निर्माण किया और इस निर्माण के दौरान उक्त नाले को तोड़कर पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन पानी निकासी का समाधान नहीं हुआ और पाइपलाइन डालने के दौरान पानी की निकासी आगे नहीं हो रही थी, जिसको लेकर वे कई बार प्रशासन के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। वे कई बार ब्लॉक अधिकारी से भी मिले, लेकिन उक्त समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। वहीं इस मामले के बारे में जब पूर्व सरपंच सतवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने गांव के ही एक जजपा से जगतार सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके परिवार के लोगों द्वारा उनके समय में बनाए गए विकास कार्य के दौरान गंदे पानी की निकासी करने हेतु जो नाले का निर्माण किया गया था उसे तोड़ दिया गया और उसके मटीरियल को भी खत्म कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त लोगों द्वारा गाँव में अवैध कब्जे भी किए जा रहे हैं। मेरे गांव में ना मेरे कार्यकाल के समय मैंने ऐसी बस्ती का एक गंदे पानी की निकासी का नाला बनवाया था और उससे इस बस्ती की निकासी बहुत बढ़िया चल रही थी। अब कुछ दिन पहले जगतार है एक जो अपने आप को माजरी का कहलाता है और जजपा का नेता बनता है, उसने बिना परमिशन के और बिना किसी अधिकारियों की नॉलेज में डाले उस नाले को उखाड़ दिया और उस नाले को उखाड़ने से उसकी जो सामग्री थी वो सारी भी खुर्द-बुर्द कर दी। और यह नाला दरबारा सिंह जो उसके परिवार के लोग हैं उसके सामने से उसने नाला उखाड़ा और वहाँ एक छोटे से पाइप डलवा दिया, जिससे पानी की सारी निकासी बंद हो गई है और अब पानी इनके घरों में भी घुसने लग गया है। रणजीत सिंह है जी। रणजीत सिंह, समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या ये है जी, सरपंच ने बहुत बढ़िया गली बनवाई थी, नाला बनवाया था और ये बस्ती का सारा ही पानी जोड़ में जा रहा था। कुछ दिनों के बाद अब कोई थोड़े दिनों या 15 दिन हुए हैं, अगे नाला बंद कर दिया गया, पैप दबे गए हैं, पैप पता नहीं ऊंचे दबे हैं पता नहीं छोटे हैं, पैप एक बूंद भी पानी के अग्गा नहीं जा रही है, सारा ही पानी गली के अंदर भरे खड़े। तालाब आप दिख रहे हैं तालाब बने पे और सवेरे शाम बच्चे आऊँ या बुजुर्ग आऊँ बहुत ही ज़्यादा कपड़े ख़राब हुआ, बच्चे भी जैबियाँ नमूनिया जुकाम मलेरिया 36 रोग पैदा हो गए हैं बस्ती के अंदर, इतने मरीज पैदा हो गए हैं इस टाइम बीज जन के कारण। प्रशासन से यही मांग करते हैं जी कि ये पानी का निकासी हो, खाड़ा दोबारा बनाया जाए, खाड़ा बने और ये पानी आगे जाए, बस्ती स्वस्थ रहे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।